वक्त अब स्पेशल रिपोर्ट का हो गया है। मेरा नाम शीरीन है। सबसे पहले चलिए बात करेंगे महाकंगाल पाकिस्तान की, जहां हुकूमत ने ही अब खुद को ऐलानिया तौर पर दिवालिया मान लिया है। पाकिस्तान में महंगाई पहले से ही आसमान पर है, लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जैसे ही मुल्क के दिवालिया होने का इकरार किया, महंगाई ने मिसाइल वाली रफ्तार पकड़ ली है और ये अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है। रही बात आवाम की, तो वो दाने दाने को मोहताज है। अपने नालायक हुक्मरानों के गुनाहों का हिसाब करने सड़कों पर उतर चुके हैं। ये वही एबटाबाद है जिसे पाकिस्तान की हुकूमत ने कभी ओसामा बिन लादेन की पनाहगाह बनाया था, लेकिन अवाम का गुस्सा बता रहा है कि अब हुकूमत को कहीं पनाह नहीं मिलने वाली। लोग अब हुकूमत पाकिस्तान को आटा दाल का भाव याद दिलाने पर अड़ गए। इन्होंने 170 रुपए के जो टैक्स लगाकर, ये मिनी बजट लाकर इन्होंने इंसान का जीना महाल कर दिया है। इस तरह हुआ है कि अभी इन्होंने कब्रों पर भी टैक्स लगा दिया है कि कब्र इंसान के लिए आटा दालें हर चीज़ महंगी कर दी है। स्कूल के लिए फीसें हैं वो कहाँ से देंगे, गाड़ियों में बैठेंगे इनके किराया डबल कर दिया। महंगाई की सुराख ने पाकिस्तान की नाव डुबोने का इंतजाम मुकम्मल कर दिया है। आपको बर्बाद पाकिस्तान का बदलता मिजाज दिखाएं, उससे पहले बता दें कि जब भी कोई नाव डूबती है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं और इनकी पहली खेप में शामिल चेहरे सामने आने लगे। हुकूमत से बाहर रहकर हुक्म चलाने वाली मरियम नवाज खुद को सरकार से अलग बता रही हैं और सत्ता की मलाई काटते रहे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ खुद को पाक साफ बता रहे हैं। मुल्क के डिफॉल्टर होने का ऐलान कर रहे हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। हुकूमत की जमीन पे 1400-1500 कनाल के ऊपर जो है गोल्फ क्लब बने हुए हैं, जिसमें इस मुल्क की अशराफिया जो है वो अपनी शाम बसर करती है। खाना खाते हैं, गप्पे मारते हैं, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत चाहे जिसके पास रही, उसने अपनी ऐश के लिए सरकारी खजाना खाली कर दिया और ये सिलसिला जारी रखने के लिए महंगाई बढ़ाते रहे। लेकिन अब पाकिस्तान के लोग इसे सहने को तैयार नहीं। उनकी प्लानिंग हम आपको बताएं, उससे पहले पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई का हाल देख लीजिए। मुल्क में रिकॉर्ड महंगाई ने शहरियों का जीना मुहाल कर रखा है और सिर्फ एक हफ्ते में 34 अशिया ज़रूरिया महंगी हो गई हैं और इस वक्त मुल्क में जो महंगाई की शरह है वो रिकॉर्ड 38% पर जा पहुंची है और एक हफ्ते में सिर्फ महंगाई की शरह में 3% इजाफा हुआ है। ये आंकड़े पाकिस्तान की बढ़ती महंगाई का हाल बताने के लिए काफी, लेकिन आवाम को अब इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। झूठ बोलकर अपना उल्लू सीधा करने वाले हाकिमों की असलियत देखने के बाद वो पाकिस्तान में अपनी पैदाइश पर लानतें भेज रहे हैं, हिंदुस्तान का दरवाजा खटखटाने को तैयार है। यानी कि आप अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इंडिया के साथ मिलजुल के रहने के लिए तैयार, आप मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार है। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं। मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपए लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपए का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान, तो हम भी इंडियन मुसलमान होते। ये पाकिस्तान की हुकूमत पर अवाम का तमाचा है, लेकिन बेशर्मी और बदनामी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुके हुक्मरानों को ये बात शायद तब समझ में आएगी जब उनका मुल्क टुकड़ों में टूट जाएगा। देखिए, इधर पाकिस्तान दर्द दिवालिया में डूबा हुआ है तो उधर पाकिस्तान में नया बखेड़ा भी शुरू हो गया है। मुफलिसी की मारी अवाम भूख से दर-बदर भटक रही है। बदहाली की भट्टी इतनी विकराल हो चुकी है कि अवाम जलालत भरी जिंदगी से तौबा तौबा कर रही है। निकम्मे निजाम को कोसा जा रहा है, जहर खाकर मर जाने की मुनादी हो रही है। छाती ना पीटे तो और क्या करे अवाम। 2 जून की तो छोड़िए, एक वक्त की रोटी अवाम को मैसर नहीं है। रही सही कसर, शहबाज साहब का महंगाई मिशन पूरा कर रहा है। अंदर की बात है, नाअहल हुक्मरानों ने अवाम के खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लेने का प्लान बना लिया है। कि मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है महंगाई की, अंदर की खबर आपको बताएं। अंदर की खबर यह है कि हुकूमत मुल्क से गुर्बत नहीं बल्कि गरीबों का सफाया करने पर तुल गई है। हुकूमती मंसूबे के तहत जनवरी ता जून अवाम से 310 अरब रुपए बटोरने का फैसला किया गया है। हालात पहले ही खौफनाक है। महंगाई का ग्राफ 40 के करीब पहुंच चुका है। अवाम चीख रही है, बिलख रही है। यकीन मानिए, नौबत भूखों मरने की आ गई है। मुल्क को रोटी मैसर नहीं, ऐसे में पूरा पाकिस्तान जालिम हुक्मरानों की नीतियों पर दहाड़ मारकर आंसू बहा रहा है। हर चीज महंगी हो गई है, गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई। यार हम तो रो रहे हैं, अब क्या करें, बहुत परेशान है। छोटे छोटे बच्चे, खुदा का वास्ता है यार, हम गरीबों पे रहम करें, हम मर गए। जिन्ना के ख्वाबों के मुल्क का बंटाधार तो पहले ही हो चुका था, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि नौबत भूखों मरने की आएगी। नई निजामत से आवाम को खासी उम्मीदें थी, लेकिन वो तो और सितमगर और जालिम निकली।
60 साल जिंदगी में मैंने इतना फर्क नहीं देखा। खुदा के बंदो, कुछ तो कंट्रोल करो। ये कौन है जो बिजली के बिल बेच रहा है? ये कौन है जो फ्यूल एडजस्टमेंट लगाया जा रहा है? हर महीने सवाब का काम समझ के लगाए जा रहे हैं। 10,000 वाला बिल 50-50 हजार में आ रहा है। मार दो, खुदा के लिए हमें मार दो और हम मर। महंगाई की भट्टी में झुलसती आवाम कर भी क्या सकती है? हर उम्मीद टूट चुकी है, हर सपना बिखर चुका है। ऐसे में पाकिस्तान का बच्चा बोल उठा है। ऐसे जीवन को लानत है हुक्मरानों को, जिनकी करतूतों से आवाम जहर खाने पर आमादा है। हुकूमत से हमारी दरखास्त है, गरीब गुरबा को ना अब एक जहर की पुड़िया दे दें, बस वो रह गया है, बाकी आप सब कर चुके हो। आ जाए उधर काम ने हम भूखे मारे, मेहरबानी करे, आता बहुत महंगा। आवाम रहम की भीख तो उनसे मांगे जिनकी हैसियत हो। अब जब खुद पाकिस्तान के हुक्मरान दूसरों की रहमत भरोसे हैं, तब अंजामे पाकिस्तान क्या होगा ये न बताने की जरूरत है और न समझाने। लानत है ऐसे हुक्मरानों पर जिनकी जाहिल नीतियों पर पूरा पाकिस्तान दहाड़ मार मार कर रो रहा है। उधर आज शहबाज निजामत की टेंशन बढ़ाने वाली एक और बुरी खबर भी सामने आई। पाकिस्तान जिस चीन की दोस्ती के गुमान में चूर रहता है, उसी चीन ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल में मुफलिसी और कंगाली की इबारत लिखी। ये खबर जब से पाकिस्तानियों को पता चली है, सरहद पार नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। बॉर्डर पार बर्बादी का बवंडर उठा तो जिगरी दगाबाज हो गए। सदाबहार यार चीन पाकिस्तान को बीच मझधार में छोड़कर भाग गया। फूटी कौड़ी तक चीन पाकिस्तान को देने के लिए राजी नहीं। इस बीच पाकिस्तान से बड़ी खबर आई। पाकिस्तान को कंगालिस्तान बनाने की पटकथा चीन ने ही लिखी। पाकिस्तान की कब्र जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट सीपेक नहीं खोदी, जिसकी मुनादी आज पूरा पाकिस्तान खुद कर रहा है। हमने एक नया बयानिया तैयार किया सीपेक का। दुनिया बदल जाएगी, नौजुबिल्ला तकदीर बदल जाएगी, किस्मत बदल जाएगी, चीन को हमारी ज़रूरत है, और एक द्योमालाई कहानी जिसे फेरी टेल कहते हैं तैयार की। ये बात पे लोग मुझे गालियां देते रहे, बिल्कुल जैसे मैंने बोला कि सीपेक पाकिस्तान का भट्टा बिठा देगा, सीपेक की वजह से पाकिस्तान तबाही के दहाने तक पहुंच जाएगा। लोगों ने कहा अबे ये तो गद्दारी की बातें कर रहा है। आज वो बेचारे ख्वार घूम रहे। पाकिस्तान की माली हालत कब ठीक होगी कोई नहीं जानता। हाँ, पाकिस्तान में ये चर्चाएं जरूर है कि अगर हुक्मरान सीपेक के जरिए चीन की एंट्री पाकिस्तान में ना करवाते तो आज मुल्क तबाह ना होता और ना ही लोग मुल्क छोड़कर भागते। नौबत यहाँ तक है कि पाकिस्तानी अवाम हिंदुस्तान में शरण लेने के लिए रेडी है, जिसकी तस्दीक खुद पाकिस्तानी कर रहे हैं। नाज़रीन, 1947 में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते थे, लेकिन अब पाकिस्तान की अवाम जो नारे लगा रही है वो ये है कि भाग जिंदा पाकिस्तान से, चाहे इंडिया ही क्यों ना जाना पड़े। साल 2013 में सीपेक को शुरू किया गया था और अब तक 62 अरब डॉलर खर्च किए जा चुके हैं। मगर पहले से कर्ज में लदा पाकिस्तान अब पुराने कर्जों को चुकाने के लिए भी लोन की राह तलाश रहा है। उधर चीन ने पाकिस्तान को धोखा इसलिए भी दिया क्योंकि चीन ने पाकिस्तान की सीपेक में 4.47 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। चीनी कंपनियां पाकिस्तान में कम से कम 33 पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही हैं। जैसे डायमर बाशा डैम में चीन की कंपनी का 65,589 करोड़ रुपए का निवेश है। जमीनखोरी की लत चीन की दशकों पुरानी है। इसी लत को पूरा करने के लिए चीन ने पाकिस्तान को कर्ज में डुबोया, सीपेक में करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन आवाम को अब इल्म हो चुका है कि पाकिस्तान के साथ चीन का ये प्रोजेक्ट भी डूबने वाला है। देखिए, ये तो नीयत की बात है ना कि अगर जैसे जो भी मुल्क अपने प्रोजेक्ट को जितना ज़्यादा सपोर्ट करेगा, जितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देगा, वो मुल्क ज़्यादा, वो प्रोजेक्ट ज़्यादा आगे जाएगा। अब सीपेक अगर हो और सीपेक पे हमारे जैसे हुक्मरान हो तो आई थिंक जो मर्जी आप इसको कर लें, ये सोने का बना दें सड़क, तो इतनी कामयाब हो सकती है। पाकिस्तान चीन के हाथों पूरी तरह गुलाम बन चुका है। उसने अपने देश के नदी नाले चीन की बिजली बनाने वाली कंपनियों को बेचे हुए। सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर सड़कें भी बेचती हैं। कुल मिलाकर चीन ने पाकिस्तान का जल, जंगल और जमीन के साथ इंसान भी खरीद लिया है। देखिए, वैसे हकीकत यह भी है कि चीन किसी का भी सगा नहीं है। चीन के चक्रव्यूह में फंसकर ही पाकिस्तान आज बर्बादी के ढेर पर बैठा हुआ है। मुल्क की बर्बादी से आवाम गमगीन है और ऐसे में वजीर आजम यानी शहबाज शरीफ को कोसा भी जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजीर दी जा रही है और शरीफ साहब को धिक्कारा जा रहा है। आज़मे पाकिस्तान का क्या होगा, इसका इल्म पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को है। मुल्क का मुकद्दर मुफलिसी भरा है, आगे बदहाली की खाई है और पीछे बर्बादी का कुआं। हालात रोज खौफनाक हो रहे हैं, आवाम आहें भर रही है। कल तक जो हुक्मरान हिंदुस्तान को आंखें दिखाते थे, उन हुक्मरानों की हेकड़ी तेजाबी तकरीरों से तोड़ी जा रही है। शरीफ साहब को उनके मुल्क में नॉन स्टॉप गालियां पड़ रही हैं। मोदी का नाम लेकर आवाम हुक्मरानों को जलील कर रही है। हमारे जो हालात हैं
हर बंदे के सामने है। हमारे हुक्मरानों ने जो है हमारे मुल्क का जो हाल किया हुआ है, ये बिल्कुल तुर्की में ज़लज़ले आए हैं लेकिन हमारे इधर हुक्मरान आए हैं। यहाँ नवाज शरीफ आया, यहाँ जरदारी आया, यहाँ इमरान खान आया, उन्होंने इसका हाल जो है तुर्की से बदतर कर दिया। चाय बेचने वाला हम उसे कहते थे, लेकिन चाय बेचने वाले ने मुल्क को जो है अपने वो दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बना दी है एक चाय बेचने वाले ने। और यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और वो जिनका मुझे पता नहीं कितने बड़े बड़े नाम है यूनिवर्सिटीज़ के, वहाँ से पढ़कर आने वालों ने मुल्क को जो है वो सबको जो है चाय पीने के काबिल नहीं छोड़ा हुआ। दर्द पाकिस्तान की बड़ी वजह है। नाअहल और नाकारे हुक्मरानों ने पाकिस्तान की कब्र खोदी, अवाम को भूखों मरने के लिए छोड़ दिया। अब ऐसे में अवाम कैसे जालिम हुक्मरानों की तारीफ में कसीदे पढ़े जो मुल्क के लिए मर मिटने का जज्बा रखते हैं। उनकी मिसाल पाकिस्तानी पेश कर रहे हैं। शहबाज को बता रहे हैं कि मुल्क चलाना सीखना है तो नरेंद्र मोदी से सीखो। नरेंद्र मोदी ने अपनी इकानमी पे किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया, अपने मुल्क की सालमियत के लिए खड़ा रहे। जिस मुल्क में जो है वो किसी की नानी को, किसी की दादी को राज़ी करने के लिए स्टेट पुलिस बनाई, उस मुल्क ने इकानमी में क्या करना है? बिलावल साहब को मिसाल देने से पहले शर्म से डूब मरना चाहिए था। नो डाउट नरेंद्र मोदी ने इकानमी पे किसी भी सूरत हाल में कंप्रोमाइज़ नहीं किया, ना उसने ताकतवर हलकों के साथ कोई कंप्रोमाइज़ किया, ना इंटरनेशनल हलकों के साथ किसी बंदे के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। रत्ती भर भी गैरत हो तो पाकिस्तान के हुक्मरानों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा नरेंद्र मोदी जैसा नेता चाहता है, नरेंद्र मोदी जैसी वतन परस्त नीतियां चाहता है। रही बात पाकिस्तानी हुक्मरानों की, तो उनकी इज्जत अपने ही मुल्क में कितनी है ये भी जान लीजिए। ये यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान में हालात बैंकरप्ट की तरफ यार सबको खा गए हैं ये, और फिर हमसे पूरा कर रहे हैं। ये जितने हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं ना, इन्होंने सारा किया और अब हमसे ये पूरा करना चाह रहे हैं कि भैया हम पूरा करें। हमारा कोई कसूर है बीच में? हम तो पाकिस्तान के शहरी हैं यार। बदहाली, बेबसी और बेइंतहा मायूसी ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जिसकी इबारत किसी और ने नहीं, खुद इस्लामाबाद के तख्त पर आसीन हुक्मरानों ने शान से लिखी। अब ऐसे में पाकिस्तानी अवाम मोदी जैसे नेता की ख्वाहिश ना करे तो और क्या करे। अब देखिए, ये इज्जत है पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की। वैसे पाकिस्तान के हुक्मरान हैं भी इसी लायक, ना चीन चीन करते और ना आज मुल्क बर्बाद होता। आज पाकिस्तान को चीन से एक और धोखा मिला। फूटी कौड़ी देना तो दूर, चीन अब सूद समेत कर्ज लौटाने की डिमांड कर रहा है। खतरा इतना सा ही नहीं है, पाकिस्तान पर चीन की गुलामी की जो तलवार लटक रही है उसमें एक और धार लग गई है। अवाम बोल उठी है कि अब पाकिस्तान चाइनीज कॉलोनी बनकर ही रहेगा। पाकिस्तान के पांव कब्र में लटके हैं, खजाना खाली है, खैरात कहीं से मिल नहीं रही। गुमान की रस्सी भले ही जल गई, लेकिन पाकिस्तान की फितरत के बल नहीं निकल रहे। अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क ने पाकिस्तान को चीन से खबरदार कर दिया था। इस खतरे के साथ ही कर्ज के बूते चीन पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा। इतना कुछ होने के बावजूद भी पाकिस्तानी हुक्मरानों का चाइनीज मोह है कि टूटने का नाम नहीं ले रहा। कंगाल पाकिस्तान को अब भी चीन से उम्मीदें हैं, लेकिन अवाम मान चुकी है कि शरीफ हमें चीन का गुलाम बना चुके हैं। चाइना के साथ ये सब कुछ सारा बिजनेस चाइना को दे देंगे, सारी अथॉरिटीज चाइना के पास आ जाएंगी, हमारा मुल्क पे आसा वो कब्जा करेगा। हर चीज़ में ऑलरेडी पहले ही चाइना हर चीज़ में आ गया। हमारी इंडस्ट्री तो बंद हो चुकी है कि जेबों में भाई कुछ जाता है, इसलिए इन्हें समझ नहीं आती। समझ तो इन्हें भी आती है, अब आम आदमी है, हमें समझ आती है, इन्हें क्यों नहीं असेंबलियों में बैठ के समझ आती? इन्हें समझ सारी है, अपने मफादात के लिए ये लोग जो है ना, ये प्रॉफिट लेने के लिए, फ़ायदा लेने के लिए इन्हें फ़ायदा होता है। पाकिस्तान पर $100 अरब से ज्यादा का विदेशी कर्ज है, जिसमें से अकेले 30% कर्ज चीन का है। चीन सूद समेत पाकिस्तान से कर्ज मांग रहा है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान चीन का जाप कर रहे हैं। उधर भूखों मरती आवाम अब मान चुकी है कि पाकिस्तान चीन की कॉलोनी बन चुका है। क्या समझते हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान को चाइना अपनी कॉलोनी तो नहीं बना लेगा? आने वाले दिनों में तो नहीं, मुझे तो अभी भी फील होता है कि चाइना ही हम पर मुसल्लत हुआ है, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा उनका रोब और उनका दबदबा, उनकी मेजॉरिटी हमारे मुल्क में ज़्यादा होती जाएगी। ज़ाहिर बात है, जिस वक्त कोई बाहर का मुल्क की इन्वॉल्वमेंट हमारे मुल्क के अंदर ज़्यादा हो जाए तो फिर हम लोग दबते ही चले जाएंगे। चीन पाकिस्तान को दुत्कार रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान चीन की चौखट पर नाक रगड़ रहा है। इसी वजह से अमेरिका की त्योरियां चढ़ी। उधर खस्ताहाल मुल्क नीलाम होने के कगार पर है, जिसका इल्म पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को हो चला है। जिस तरह से ये काम चल रहा है तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि
टेक्निकली चाइना का कब्ज़ा हो जाएगा पाकिस्तान पर, क्योंकि एक तरफ से वो बिज़नेस तो ला रहे हैं, रोज़गार तो ला रहे हैं, बट उसके साथ जो है ना वो कब्ज़ा भी किए जा रहे हैं साथ में, क्योंकि अगर वो आ रहे हैं कहीं भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं कुछ भी, तो वो सारा एरिया, फिर उनके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल, फिर उनकी ऑथेंटिसिटी सारी। ये भी पता होगा कि जिस एरिया में चाइनीज़ काम कर रहे होते हैं पाकिस्तान का वो एरिया होता है, लेकिन पाकिस्तान का जो आम शहरी है वो वहाँ पर नहीं इजीली जा सकता। जी जी बिल्कुल, ये तो है। चीन किसी का सगा नहीं, बिना मतलब कि चीन किसी से दोस्ती नहीं करता, लेकिन ये बात अगर पाकिस्तानी हुक्मरानों को समझ आ जाती तो आज मुल्क का बंटाधार नहीं होता। देखिए, ये भी एक वजह है पाकिस्तान के गर्त में जाने की। खबरों के सिलसिले को हम अब आगे बढ़ाते हैं और अब बात कर लेते हैं हम सीरिया की। युद्ध और आपदा सीरिया पर इस वक्त डबल मार पड़ रही है। कोई गली, कोई शहर ऐसा नहीं है जो इस वक्त आपदा से कराह ना रहा हो। ऐसे में जंग की जमीन से भूकंप की जाबाज रिपोर्टिंग करने अलेप्पो शहर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय। देखिए सीरिया से एबीपी न्यूज की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मलबे के पहाड़ पर खड़े ये हैं संवाददाता अभिषेक उपाध्याय, जो सीरिया की तबाही के चश्मदीद बने। ये जहां पर हम खड़े हैं ये अल सालिहीन है अलेप्पो का, और ये वो जगह है, पहले इसकी जगह मैं आपको बता दूं, ये इदलिब जो है जहां पर बगदादी को मारा गया था, अमेरिका ने मारा था, वहां से कुछ ही दूरी पर ये जगह है अल सालिहीन। और यहाँ पर सबसे भयानक भूकंप आया है अलेप्पो में। अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ वो एक पूरी की पूरी बिल्डिंग है, जो पूरी बिल्डिंग बैठ गई है। और आप यहाँ से आगे की ओर देखिए, अब जैसे जैसे मैं यहाँ पर आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे इस तबाही की जो तस्वीर है आपको समझ में आएगी। देखिए यहाँ से आगे की तरफ पूरी की पूरी ये बिल्डिंग जमींदोज हो गई है। सीरिया का हाल दिखाने के लिए एबीपी न्यूज की टीम खतरे मोल लेकर अलेप्पो के अल शालहीन इलाके में पहुंची। ये जगह इदलिब के विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके से कुछ ही दूरी पर है। यहाँ कतार में इमारतें जमींदोज नजर आ रही, हर तरफ नजर आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ मलबा। जो इमारतें खड़ी भी हैं वो इस हालत में है कि उन्हें तोड़ना पड़ रहा है। और यहाँ से मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, मुकेश दिखाई गई सामने उस इमारत को गिराया जा रहा है। सामने की ओर जो इमारत है वहाँ जो दो लोग हैं कंटिन्यू अभी हम देख रहे थे कि उस पर उसको तोड़ने की कवायद चल रही है। और तोड़ना इसलिए क्योंकि ये बेहद ही जर्जर हो चुकी है, ये इमारत बेहद ही खतरनाक हो चुकी है और ये कभी भी गिर सकती है। और इस स्थिति में अभी यहाँ पर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं सालहीन में, वो तस्वीर उस जगह की है जहां लड़ाई भी चल रही है। कभी अलेप्पो शहर की शानदार पहचान हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ सिर्फ मलबा ही है। दरअसल ये इलाका दशकों से गृह युद्ध की चपेट में है। तबाही के निशान पहले भी थे, लेकिन अब भूकंप ने मुसीबत कई गुना बढ़ा दी। पहले से कमजोर इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। ये देखिए इस तरफ, ये सामने की ओर में आ गया हूँ। पूरा जो अल सालिहीन इलाका है वहाँ आप जहाँ जहाँ जाएंगे ऐसी ही भीषण तबाही की तस्वीर दिखाई पड़ रही है। और इस तरह से लोग पार करा रहे हैं बच्चों को अपने। यहाँ लोग रह रहे हैं। अभी हम जहाँ पर हैं यहाँ से भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ अभी भी रहते हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि अभी इनको निकाला नहीं जा सका है। ये पूरे का पूरा आबादी वाला इलाका है और आबादी वाले इलाके में इस तरह से बिल्डिंगें टूटी हैं, जर्जर हो गई हैं और अब इनको गिराया जा रहा है। और जितना हम कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, ऊपर जाने की, उतनी ही ये देखिए ये तस्वीर उतनी ही साफ होती जा रही है। इसके नीचे क्या दबा हुआ है ये क्लियर नहीं है और यहाँ हटना पड़ेगा क्योंकि इस बिल्डिंग को गिराया जा रहा है बगल में। पहली बार कोई भारतीय न्यूज चैनल सिसकते हुए सीरिया के शहर अलेप्पो पहुंचा और हर रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहा है। तो सिर्फ अलेप्पो शहर नहीं बल्कि सीरिया के शहर शहर में बर्बादी के हाल हैं। हामा शहर में आईएसआईएस आतंकियों ने हमला किया जिसमें 68 लोगों की जान चली गई। अब यहाँ कहीं बारूद से तबाही तो कहीं भूकंप की मार नजर आती है। पूरा शहर मलबे का ढेर बना हुआ नजर आता है। हामा से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ये सीरिया के एक शेल्टर होम की तस्वीर है। ये जो प्यारी सी बच्ची है, फूल सी बच्ची मेरे पास, ये एक भूकंप से ध्वस्त हुई इमारत से विस्थापित हुए परिवार से है और ये दोनों ही एक ही परिवार के हैं। और जब से मैं आया हूँ देख रहा हूँ कि ये बच्ची खेल रही है। ये बासित इलाका है हामा का और यहाँ पर ये एक शेल्टर होम है। हामा में जो भूकंप की त्रासदी से प्रभावित परिवार हैं उनको यहाँ पर लाया गया है और ऐसे ही कितने फूल से बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं। ये उसी शेल्टर होम को
चलाने वाले लोग हैं यहाँ पर। ये कमरे हैं जहाँ पर लोग रह रहे हैं। ये पूरा का पूरा परिवार यहाँ आकर के रुक गया है। इनके सर के ऊपर जो छत थी वो छत नहीं रही है। और ये देखिए, ये बुजुर्ग हैं, यहीं पर रह रहे हैं, यहीं खाना पीना हो रहा है और यहीं इनके रहने का इंतज़ाम किया गया है। बच्ची को नहीं पता कि क्या हुआ है, इसको अपने हिस्से की ज़िंदगी चाहिए और वो यहाँ इसे नसीब हो रही है। तो तस्वीरें आपने देखी। देखिए, बारूद लैंड सीरिया में एबीपी न्यूज के कैमरे में ऐसी ऐसी तस्वीरें कैद हुई हैं जो आपका दिल दहला देंगी। इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी दिल दहल उठेगा। यहाँ बचपन, युद्ध और भूकंप की मार से सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है ये इलाका। बारूद के खौफ और भूकंप की मार के बीच सीरियाई बच्चे मलबे से जीविका के सामान बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। जिन हाथों में खिलौने होने थे वो मलबे के ढेर पर खेल रहे हैं। जिन हाथों में किताबें होनी थी वो खंडहरों में राशन खोज रहे हैं। जिन्हें सीरिया का भविष्य बनना था वो बचपन जान जोखिम में डालकर चंद पैसे कमाने निकले। तस्वीरें भयावह हैं क्योंकि युद्ध के बीच बचपन बेहाल है। यहाँ उन बच्चों को एक बार आपको दिखाते हैं। ये यहाँ तलाश रहे हैं। देखिएगा, ये बच्चे हैं, ये यहीं के रहने वाले हैं। ये अभी अपने अपने उन घरों में पहुँचे हैं। को यहाँ से दिखाई पड़ रहे हैं, हमको घरेलू सामान दिखाई पड़ रहे हैं, हमको यहाँ पर कपड़े दिखाई पड़ रहे हैं। ये सारी चीजें यहाँ नजर आ रही हैं। अलेप्पो पहुंचे अभिषेक उपाध्याय को नजर आया किस तरह मलबे के बीच रोजमर्रा का सामान बच्चे बटोर रहे हैं। ऐसा एक जगह नहीं, कई खंडहर में हो रहा है। कैमरे में कैद बचपन की ये तस्वीरें दुनिया के लिए सबक की तरह हैं। यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे खतरा भी साथ साथ बढ़ता है, लेकिन उन बच्चों की कहानी भी दिखानी बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ आप कैमरे की नजर से देखिए, ये निकाल रहे हैं इन चीजों को क्योंकि इनसे कुछ इनको मूल्य मिल सकेगा और इनके परिवार का भरण पोषण हो सकेगा उस दौर में, जिस दौर में बेहद ही खतरनाक हो चला है। यहाँ पर रुकना और यहाँ की स्थितियों को बर्दाश्त करना। उस बीच में सीरिया में ये भीषण गरीबी की तस्वीर है और ये देखिए, यहाँ पर ये बच्चे हमको नजर आ रहे हैं और ये अमेरिकी सैंक्शन से जूझ रहे सीरिया में ये लगातार दिखाई पड़ रही है। यही तस्वीरें जिसमें कि किसी तरह से ये सीरियाई नागरिक जो भी उनको हाथ में आ रहा है उसको जोड़ करके अपनी ज़िंदगी बसर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इनका हासिल और कुछ भी नहीं है। युद्ध ने पहले ही सीरिया को घुटनों पर ला दिया था और अब भूकंप ने सीरिया के नागरिकों की हिम्मत पर वार किया है। वो लोग जो युद्ध के बाद भी इन इलाकों को छोड़ नहीं रहे थे, भूकंप उन पर कहर बनकर टूटा है। तो सिसकते सीरिया की इनसाइडर स्टोरी कलेजा कपा देने वाली है। लेकिन अब बात कर लेते हैं पटना की। पटना में एक बार फिर एक ऐसी वारदात हुई है जिसके बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। एक मामूली से विवाद में बात गोलीबारी तक पहुंच गई, जमकर आगजनी हुई। बिहार की राजधानी में पुलिस खड़ी देखती रही और उपद्रवी हंगामा करते रहे। 5 लोगों को यहां गोली लगी और 2 की मौत हो गई। अब पुलिस एक्शन में दिखने की कोशिश करेगी, लेकिन सवाल यहां ये उठता है कि बिहार में क्या अब किसी को कानून का खौफ नहीं रहा? आग के हवाले इमारत, धू धू कर जलती कार और सड़क पर हंगामा और बेबस पुलिस। यह है पटना की वो तस्वीर जहां जेठुली गंगा घाट पर पार्किंग को लेकर हुआ विवाद भड़का और फिर सड़क पर हुआ जमकर तांडव। हंगामा इतना हुआ कि ग्रामीणों ने मुखिया के घर को आग के हवाले कर दिया। गोदाम और मैरिज हॉल भी आग के हवाले कर दिया गया। कार को आग लगाए जाने के दौरान पुलिस की बेबसी साफ दिख रही थी। टीयर गैस आता था, कुछ काम में होता। तस्वीरों में दिख रहा है कि पुलिस के सामने ही पत्थरबाजी हुई, लेकिन पुलिसकर्मी मौके से भागते नजर आए। आरोप है कि पुलिसकर्मियों के सामने ही फायरिंग हुई, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। थाने की उपस्थिति में हवाई फायरिंग की गई और हम लोग को बोला गया कि आप पीछे हट जाइए। हम लोग पीछे हट गए। उसके बाद थाने को क्रॉस करके
करके हम लोग को खरीद कर मारा गया। हम लोग भाग रहे थे, उन लोग खरीद कर मार रहे थे गोलियों से। रिपोर्ट्स के मुताबिक हंगामे के बाद 24 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 5 लोगों को गोली लगी, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई। बिहार की राजधानी पटना में ताजा बवाल के बाद फिर से बिहार पुलिस कटघरे में है। सवाल यह है कि बिहार में किसका राज चलता है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब यहाँ पर बात करेंगे अमेरिका की। देखिए, अमेरिका जिसके दुश्मन कम नहीं है और इन्हीं में से एक है चीन, जिसकी नजर इस वक्त ताइवान पर है। लेकिन चीन जानता है कि ताइवान को छेड़ा तो अमेरिका उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वो अमेरिका के खिलाफ जंग की जमीन तैयार करने के लिए रूस का इस्तेमाल करना चाहता है। डर है कि उसकी शतरंज वाली चाल कहीं महायुद्ध ना भड़का दे। क्या शातिर दिमाग वाला ड्रैगन वर्ल्ड वॉर कराएगा? क्या जमीन खोर चीन दुनिया का अमन भी खा जाएगा? क्या अमेरिका से अदावत के चक्कर में रूस चीन का मोहरा बन जाएगा? ये सारे सवाल उठे हैं अमेरिका के खिलाफ चीन की उस शातिर चाल से, जिसकी भनक पेंटागन को लग चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि चीन कौन सी चाल चल रहा है? चीन को अमेरिका ने क्या चेतावनी दी? हम आपको इन सवालों के जवाब दें, उससे पहले जर्मनी के म्यूनिख शहर से आई ये तस्वीरें देखिए। ये वीडियो है अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का। ब्लिंकन ने म्यूनिख में चीन के विदेश मंत्री वांग ई के साथ मीटिंग की। बताया जाता है कि इस दौरान अमेरिका ने चीन को गुब्बारा कांड पर चेतावनी दी, रूस को हथियार देने का आरोप लगाया और चीन पर पाबंदियां लगाने की चेतावनी दी। अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया कि चीन ने अगर रूस को हथियार दिए या रूस को पाबंदियों के चलते हो रही परेशानियों से बचाने की कोशिश की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दरअसल अमेरिका को इस बात का पता चल गया है कि यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस को चीन की तरफ से घातक हथियारों की सप्लाई की जा रही है। ये बात अमेरिका को परेशान कर रही है, लेकिन ये चीन के लिए उसकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि वो जानता है कि ताइवान के आसमान में भले ही फाइटर प्लेन उड़ाता रहे, लेकिन जब तक अमेरिका का सुरक्षा कवच है तब तक वो ताइवान का बाल भी बांका नहीं कर सकता। ऐसे में चीन को रूस सबसे बड़ा साथी नजर आ रहा है। चीन जानता है अगर रूस को हथियार सप्लाई की वजह से अमेरिका उसका गिरेबान पकड़ता है तो रूस जरूर मदद करेगा, और रूस अगर चीन को बचाने के लिए अमेरिका से भिड़ा तो इसका अंजाम एक ऐसी जंग के तौर पर सामने आ सकता है जो पूरी दुनिया को दहला सकती है। और अमेरिका से आज एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। यूएस के ओहायो में ट्रेन हादसे के बाद अब लोग सरकार पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका दावा कर रहा है कि सब कुछ काबू में है, लेकिन लोग अपने इलाके में लौटने से भी यहां घबरा रहे हैं। वहीं इस हादसे की तुलना चेर्नोबिल से कर रहे हैं। अमेरिका पर वार किया जा रहा है। आग की इन लपटों ने दुनिया भर में असर किया। इस धुएं के काले गुबार की चर्चा पूरी दुनिया में फैल गई है। वजह है पहले ओहायो की रेल दुर्घटना और फिर इससे निपटने के अमेरिकी तौर तरीकों पर सवाल। दरअसल 3 फरवरी को ओहायो के पूर्वी फिलिस्तीन इलाके में 141 बोगियों वाली मालगाड़ी के 50 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। उसमें से 20 में खतरनाक केमिकल थे। धमाके के बाद इन बोगियों में आग लग गई और प्रदूषण फैलने लगा। आरोप यह भी है कि केमिकल को फैलने से रोकने के लिए उसमें आग लगा दी गई। विनाइल क्लोराइड में आग लगी तो फॉस्जीन और हाइड्रोजन क्लोराइड हवा में निकली। फॉस्जीन एक जहरीली रंगहीन गैस है जिसमें तेज गंध होती है। इसके प्रभाव से उल्टी और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ये वजह है कि इसे चेर्नोबिल का नाम दिया जा रहा है। इस घटना के बाद आसपास के पानी में करीब 3,500 मछलियां मर गईं। मछलियां मरने लगी तो कई हजार लोगों को 3-4 किलोमीटर दूर जाने को कहा गया। अब अमेरिका की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी EPA ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। हालांकि उसकी रिपोर्ट में अब तक कुछ नहीं आया। वहीं आसपास के पानी के पीने को इजाजत दे दी गई, लेकिन लोग प्रशासन के दावे को सही नहीं मान रहे और घर लौटना नहीं चाहते। स्थानीय मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक हकीकत प्रशासन के दावों से उलट है। लोगों ने इलाके में पहुंचकर बदन पर रैश पड़ने की शिकायत की। कुत्ते और लोमड़ी जैसे स्थानीय जानवर भी मृत पाए गए। यही वजह है कि स्थानीय लोग डर में और अमेरिका के विरोधी उस पर तंज कस रहे हैं। अमेरिका में ट्रेन हादसों का लंबा इतिहास है। यहाँ हर साल 1000 ट्रेन पटरी से उतरती रही है, लेकिन लोगों का आरोप है कि हादसे के बाद भी प्रशासन का रवैया लचर है। चलिए खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं और अब यहां पर बात करेंगे महाराष्ट्र में छिड़े हुए सियासी रण की। शिंदे की हो चुकी शिवसेना और उद्धव गुट के बीच पहचान की जंग के पार्ट 1 में शिंदे गुट फतेह हासिल कर चुका है, लेकिन उद्धव ठाकरे जो कि हार मानने को तैयार ही नहीं है। संजय राउत आरोप लगा रहे हैं कि शिंदे गुट ने चुनाव आयोग से मन माफिक फैसले के लिए 2000 करोड़ खर्च किए हैं। उद्धव गुट चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहा है, लेकिन इस बीच अमित शाह ने कोल्हापुर में एक बड़ा बयान दिया। महाराष्ट्र में भले ही उपचुनाव की बारी है, लेकिन 2024 के लिए बड़ी तैयारी है। कोल्हापुर में विजय संकल्प रैली के मंच से गृहमंत्री अमित शाह के हुंकार ने इसका ऐलान कर दिया। उद्धव का नाम भी लिया और जीत का पैगाम भी दे दिया। अरे हमें सत्ता का लोभ नहीं है, सत्ता के लिए हमने सिद्धांतों की बलि नहीं चढ़ाई है।
हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की पार्टी आज शरद पवार के चरणों में बैठ गई थी और आज समय ने करवट ली है। शिवसेना असली बनकर धनुष बाण के साथ भारतीय जनता पार्टी। ये जवाब था उद्धव ठाकरे के इल्जाम का, जो महाराष्ट्र की सत्ता से तो महीनों पहले रुखसत हो चुके थे। अब शिवसेना का नाम और पहचान यानी तीर कमान भी गंवा चुके हैं। जिन लोगों ने मेरा पार्टी का नाम और धनुष्य बाण छीन लिया है, उनको मैंने चुनौती दी है कि अगर आप मर्द हो, आप में हिम्मत हो है, तो आप मेरा चुराया हुआ धनुष्य बाण लेकर मेरे सामने आइए। मैं मेरी मशाल लेकर सामने आता हूं, देखेंगे क्या होता है। चुनाव आयोग शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों शिंदे गुट के हवाले कर चुका है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर चुके उद्धव फिलहाल राम के सहारे और उनकी पार्टी के नेता विरोधियों पर हमलावर। जिन लोगों का विश्वास सत्य और न्याय खरीदने में है, उनके ऊपर हम क्या बात करें। किसकी जीत हो गई है और किसकी हार हो गई है, ये महाराष्ट्र की जनता दिखाएगी। उद्धव पार्टी का नाम और इलेक्शन सिंबल हासिल करने के इरादे से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन शिवसेना बन चुके शिंदे गुट ने वहां भी पहले ही अर्जी लगा दी। अदालत से कहा है कि सुनवाई हो तो हमें भी पार्टी बनाया जाए। और आज महाराष्ट्र के कोल्हापुर की रैली में कॉमन सिविल कोड को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी की सरकारें कॉमन सिविल कोड की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अब उनके इस बयान के मायने क्या हैं, वो तलाशे जा रहे हैं। मैदान भले ही महाराष्ट्र का है, लेकिन तैयारी 2024 के लोकसभा चुनाव की है। कोल्हापुर में विजय संकल्प रैली के मंच से अमित शाह ने संदेश की शुरुआत सांस्कृतिक विरासत से की। अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक का जिक्र किया और कॉमन सिविल कोड को लेकर पार्टी की लाइन लेंथ क्लियर कर दी। मोदी जी ने एक ही झटके में ट्रिपल तलाक को समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं को अपना अधिकार देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ गई। कॉमन सिविल कोड का मुद्दा शुरू से बीजेपी के एजेंडे में शामिल रहा है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, वहां इन्हें लागू करने के प्रयास भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने जिस अंदाज में इसका जिक्र किया, उसे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारी का साफ संकेत माना जा रहा है। तो 2024 के चुनावों से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री का ये बयान कई मायनों में खास हो जाता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।